लेकिन लड़कियों के लिए भी सेफ नहीं होती ऐसी जगह। सुनसान इलाके जब भी होते हैं, ना केवल दूसरे अपराधियों से आपको खतरा होता है बल्कि जंगली जानवर भी वहाँ होते हैं। लेडीज तो और लेडीज बहुत लोग अलग अलग तरीके से एक्सक्यूज देते हैं। अब बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी आपके साथ इस शो में आ चुके हैं। और अगर आप लगातार कोई इस तरीके से दोबारा गलती करेगा तो उसमें फाइन के साथ साथ उसको जेल भी हो सकती है। अच्छा, हाँ जी। हमारे मध्य प्रदेश इंदौर कितना आगे इन चीज़ों में। उसमें अगर कोई ऐसे स्थान है जो खतरनाक हैं, जहाँ पे आपको बाउंड्री या बोर्ड्स लगाए गए हैं कि इससे आगे आपको नहीं जाना है, उसके बाद भी अगर कोई जा रहा है तो उन पर हमने एफआईआर दर्ज भी कराई। जैसे पुराने दौर में रहता था, एक बड़ी सी फैमिली है और ऐसा रहता था कि कोई हर बच्चे पे, हर लोगों पे नज़र होती थी। आप बहुत अच्छी एंकर हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। लास्ट ईयर एक पार्टी हो रही थी जहाँ पे आपने बहुत तगड़ा एक्शन लिया था, रेव पार्टी। तो म्यूज़िक सुनना तो मैंने सुना है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है। उन्हें पता होना चाहिए कि आप डीएसपी के साथ साथ में एक बहुत अच्छे सिंगर भी है। हाँ, थोड़ा बहुत गुनगुनाते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हमारे पावर टॉक्स का सेकंड एपिसोड है और क्या आप जानते हैं कि हमारे एपिसोड में आज कौन आया होगा? डीएसपी उमाकांत चौधरी सर। वेलकम टू दी पावर टॉक सर। थैंक यू। आप यहाँ पे आए, हमें बहुत खुशी है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, थैंक यू सो मच। नहीं, ये भी ज़रूरी है और आप जैसे जो यूथ हैं उनके माध्यम से जो बातें हमारी हम यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं, मुझे लगता है इस शो के माध्यम से वो ज़रूर पहुंचे। तो सर, आजकल आप जो काम कर रहे हैं, अभी हमने सुना कि जितने इंसिडेंट्स हुए पिछले साल से इस साल जब देखा गया है, तो जो हमारे इंदौर के बाहर के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे जाम गेट हुआ, पातल पानी हुआ, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, तो हम पहले हर थोड़े दिन में ये सुनते थे, हर हफ्ते ये सुनते थे कि आज इसकी डेथ हो गई, कल उसकी डेथ हो गई। बट आप लोगों ने इतना स्ट्रिक्ट वहाँ पे इतना ध्यान दिया हुआ है कि अभी कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये पिछले जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था जी। तो हम लोगों ने ये देखा कि इंदौर रूरल जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे पिकनिक स्पॉट हैं और इन सभी जगह पे अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो यूथ होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के हों। तो जब हमने ये आंकड़े देखे अलग अलग क्षेत्र में तो हमें लगा कि इस पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हर एक जान कीमती है और ख़ास तौर पे इस तरीके से अचानक कोई एक्सीडेंट में जान चली जाना और जब उनके परिवार से हम लोग मिलते थे जिसके साथ ये घटना हुई हो, तब हमें लगा कि इस पे हमें काम करना चाहिए और हमने एक योजना बनाई। हमने ऐसे सारे टूरिस्ट प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे कितनी इंसिडेंट होते हैं और किन कारणों से होते हैं, उन कारणों को तलाशा, किन समय में होते हैं। ख़ास तौर पे जो मॉनसून सीज़न होता है या वीकेंड पे जब लोग जाते हैं वहाँ घूमने और काफ़ी क्राउड होता है, तो अक्सर देखा है कि वो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जिसमें सेल्फी रील्स बनाना, पहाड़ से नीचे उतर जाना, झरने के ऊपर बैठ के एंजॉय करना, वहाँ पे नशा करना। तो इस तरह की कई गलतियाँ लोग करते हैं और उसकी वजह से वो छोटी सी असावधानी उनकी जान ले लेती है। तो उस पे हमने काम करना शुरू किया। वहाँ पे हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया। जी। एसडीआरएफ एक फोर्स होती है होमगार्ड की, जो वहाँ पे इस तरीके का काम में महारत हासिल होती है उनको। उनको बड़े पिकनिक स्पॉट पे हम लोगों ने लगाए। हर जगह ऐसे 10-12 ऐसे मुख्य स्पॉट हैं, वहाँ पे हम लोगों ने पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ की टीम, साथ में जो वहाँ उस गांव के जो लोग हैं, ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से हम लोगों ने उनको बनाया और एक टीम बनाई वहाँ। इसके अलावा फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया है, तो फॉरेस्ट की भी एक समिति होती है, वहाँ गांव के ही लोग होते हैं। तो इन सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है। इनको कुछ इक्विपमेंट हमने दिए, रस्सा और दिया, टॉर्च दी है, कुछ लाइफ जैकेट्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने वहाँ प्रोवाइड कराई। साथ में उनको ट्रेंड भी किया कि अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो आपको क्या रिएक्ट करना है, उस समय कैसे लोगों की जान बचाना है, कैसे उनको इवैक्यूएट वहाँ से करना है।
तो इस तरीके से हमने इस पूरे ड्राइव को चलाया और लगातार हमारी पुलिस वहाँ पेट्रोलिंग करती है, वहाँ अनाउंसमेंट करती है। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि जब हम जागरूकता तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कानून के हिसाब से उतना सख्त भी होना होगा। तो हम लोगों ने, जो हमारे जिला कलेक्टर हैं, वहाँ से एक अलग से ऑर्डर निकलता है। उसमें अगर कोई ऐसे स्थान हैं जो खतरनाक हैं, जहाँ पे आपको बाउंड्री या बोर्ड्स लगाए गए हैं कि इससे आगे आपको नहीं जाना है, उसके बाद भी अगर कोई जा रहा है तो उन पर हमने एफआईआर दर्ज भी कराई है और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी, एक्शन होता है। एक्शन भी होता है। और यही मेरे ख्याल से आपने देखा सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे स्थानों पे जाते हैं तो पुलिस तो तत्काल वहाँ पहुँचती है और उनको रोकती भी है। लास्ट वीक ही सुना मैंने। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग लगातार कर रहे हैं। कोशिश यही होती है कि समझाइश या लोगों को अवेयर करके हम ये चीज़ कर पाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो फिर उस पर कार्रवाई होती है। तो सर आप इसमें यूथ को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? आपने जैसे बताया कि कुछ घर के बच्चे जो स्कूल के नाम पे या कॉलेज के नाम पे चले गए और फिर उनका बाद में पता चला कि स्कूल में नहीं, वो तो डेथ हो चुका है उनका। देखिए, हमेशा ये होना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप अपने परिवार से कोई चीज़ छुपा के कर रहे हैं, इसका मतलब वो सही नहीं है। बिल्कुल। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर कोई आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बिल्कुल जाइए, कहीं रोक टोक नहीं है। बीच में ये भी हुआ था कि प्रशासन ने रोक लगा दी है, जबकि ऐसा नहीं था। प्रशासन ने उन जगह पे रोक लगाई थी जहाँ खतरनाक स्थान ऐसे होते हैं। तो आप बिल्कुल जाइए, उस प्राकृतिक वातावरण का आप पूरा आनंद लीजिए, लेकिन उन सीमाओं का ध्यान रखिए। जैसे आप मान लीजिए आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे हैं और वहाँ फेंसिंग लगी हुई है, वहाँ पे हमने बहुत सारे चेतावनी के बोर्ड लगाए हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ को जो अट्रैक्ट करते हैं, इस तरह के स्लोगन हमने वहाँ लिखे हैं। तो उसको आप पालन ना करते हुए वहाँ पे जो फोर्स लगा है उसकी भी आप बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप खतरा पैदा कर रहे हैं खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कई बार तो हमने ये देखा है कि वहाँ पहुँचने के पहले ही लोग इतने मतलब इस तरह से जाते हैं कि वो एक्सीडेंट का भी कई बार शिकार हो जाते हैं, उस जगह पे ही नहीं पहुँच पाते हैं, या तो आप पार्टी करके निकल रहे हैं। मतलब लोगों ने इसको फैशन बना लिया है रोड एक्सीडेंट। कि हमें जाना है, नाइट आउट करना है, बाहर जाना है। फिर सुबह एक घटना जो मैं आपको बता रहा था जाम गेट की, जाम गेट पे कुछ स्टूडेंट गए और वो बर्थडे था एक लड़की का, और उन्होंने रात भर पार्टी की। उसके बाद सुबह देखने के लिए वो उसकी जो हमारा सूर्योदय है वो देखेंगे, और वो गए, ऊपर पहुंच नहीं पाए, उसके पहले इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस बच्ची की जिसका बर्थडे था उसी दिन उसकी डेथ हो गई। एक बच्चा भी उनका जो साथी था उसकी भी डेथ हो गई। तो इस तरीके के हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं। सो सर कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि कोई मतलब ऐसी जगह पे गया और आप एक्शन लेने वहाँ पे पहुँचे, तो वो लोग समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमें रोक क्यों रहे हैं, हम यहाँ पे मज़े करने आए, ये हमें रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो उस पॉइंट पे आप लोग मतलब क्या फ़ील करते हैं, या आप क्या सामने वाले को बताना चाहते हैं कि एक्चुअली हम आपका भला करने आए हैं और इस चीज़ में हम आपकी सेफ्टी चाहते हैं? देखिए, कई बार होता है कि लोगों को रूल्स समझ नहीं आते हैं, और इसलिए मैंने बताया ना कि हम लोग ऐसे सारे लोगों के माध्यम से ये चीज़ें यूथ तक पहुंचाते हैं कि जिनके साथ ऐसा हो चुका है उन्होंने भी यही सोचा था, लेकिन आज उनकी फैमिली किस दौर से गुजर रही है। तो जब ये बातें उनको बताई जाती हैं, कुछ जगह पे हमने ऐसे पोस्टर्स भी लगाए हैं कि यहाँ इस तरीके का इंसिडेंट इस डेट में हुआ है और ये इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये सब सेंसिटाइज करने के लिए है। और लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं समझना चाहता है तो फिर पुलिस अपने तरीके से कानून के पालन के लिए वो सख्ती भी करती है, जो कई बार आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि पुलिस हमेशा आपकी सुरक्षा चाहती है। सर हम कई बार देखते हैं मतलब एक्सीडेंट्स तो ठीक है ऐसी जगहों पर, लेकिन लड़कियों के लिए भी सेफ़ नहीं होती ऐसी जगह। जैसे जाम गेट का देखा जाए तो शायद मुझे किसी ने, मैं तो कभी नहीं गई, बट शायद मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा है कि आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं था। और जो हमने सुना भी था कि वहाँ पे 2-4 कपल गए थे और उनके साथ में कुछ गलत हुआ। पहली बात तो ये है कि ऐसे
जो खतरनाक स्थान है जहाँ पे एक तो मैं कहूँगा कि वो बहुत जंगल का एरिया है। सुनसान इलाके जब भी होते हैं वहाँ पर ना केवल दूसरे अपराधियों से आपको खतरा होता है बल्कि जंगली जानवर भी वहाँ होते हैं। तो अगर आप रात को 3 बजे 2 बजे वहाँ जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छी सोच के साथ आप वहाँ जा रहे हैं। तो आप जब भी ऐसे स्थानों पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ घटना आपके साथ हो सकती है। उसी को लेकर पुलिस पिछले जो घटनाएं कुछ हुई हैं उसमें इस तरह की चीज़ें सामने आई थी कि रात को 2-3 बजे कपल्स वहाँ गए जी। और वो लोग वहाँ पहुँचे और उनके साथ दूसरे जो अपराधी तत्व हैं उन्होंने लूट और रेप की वारदात वहाँ की। और उसके बाद जो परिस्थितियाँ बनी तो इन सबको देखते हुए कि जब भी आप ऐसे स्थानों पे जहाँ पे कोई जा नहीं रहा है, जहाँ जंगल का घना एरिया है, जहाँ कभी कोई आबादी नहीं है, ऐसे स्थानों पे नहीं जाना चाहिए। ख़ास तौर पे रात को 2-3 बजे तो जाने का कहीं कोई मतलब समझ नहीं आता है। तो ऐसी पुरानी जो घटनाएं हैं उनसे सीख लेते हुए लोगों को भी ये समझना चाहिए और ख़ास तौर पे लड़कियों को ये समझना चाहिए कि क्या उनकी लिमिट्स हैं, कहाँ पे अगर आपको कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ है कुछ है तो आप ऐसी जगह आपने आपके घर पे करिए, किसी होटल रेस्टोरेंट में करिए, पार्टी एंजॉय करिए, सटी लेकिन ऐसे सुनसान इलाकों में जाके तो कहीं से भी उचित नहीं है। सर मैंने कहीं देखा कि लास्ट ईयर एक पार्टी हो रही थी जहाँ पे आपने बहुत तगड़ा एक्शन लिया था, रेव पार्टी। तो मैंने आपका वो वीडियो देखा कि आप किस तरीके से गए वहाँ पे, आपको कैसे-कैसे लोग मिले। तो सर वो इंसिडेंट के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि उस पे कैसे आप लोगों ने एक्शन लिया और सबको स्ट्रिक्टली मतलब जितने लोग थे सबको पकड़ा और किसी का भी फ़ोन आया कुछ भी हो, मतलब अगर उन्होंने किया है गलत तो उनको उसकी सज़ा मिलेगी। तो सर उस बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी वो क्या चीज़ थी? इंदौर में जब भी पार्टी होती है तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि शहर में जो भी पब्स या रेस्टोरेंट होटल हैं वहाँ पे लोगों को लगता है कि एक टाइम लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती है और वहाँ से फिर ये सारी म्यूज़िक और सारी चीज़ें अलाउ नहीं होता। तो लोग आफ्टर पार्टी करने के नाम पे शहर के बाहर के इलाके में जाते हैं जी। और ऐसे इलाकों पर उनका ये मानना है कि बहुत बड़ा इलाका है, पुलिस उतनी नहीं है। तो हम लोग लगातार ऐसी जगह पे हम लोग खुद भी अपने जो फार्म हाउस। फार्म हाउसेज हैं या रिसॉर्ट हैं इस पे हम लोग लगातार नज़र रखते हैं। हमारा जो मुखबिर तंत्र होता है जो हमें सूचना देता है कि हाँ यहाँ कुछ होने वाला है, यहाँ इस तरह की, तो पुलिस लगातार नज़र रखती है। और ऐसे ही प्लेसेस पे हम लोग जब भी इस तरह की कोई ऐसी अनवांटेड पार्टीज़ होती हैं जो इलीगल चीज़ों का वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। और ऐसे कई सारे फार्म हाउसेस पे हम लोगों ने कार्रवाई की है और उनको सील भी किया है। और जो कई मतलब सालों तक वो सील रहे हैं जी। और बाद में कोर्ट में उनको सजाएं भी हुई हैं। तो इसमें लोगों को मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि कहीं भी इस तरीके से अगर कोई ड्रग्स का सेवन हो रहा है, कोई इस तरह की पार्टी हो रही है तो आप बिल्कुल भी ऐसे जगह पे मत जाइए। वहाँ भले ही आपके दोस्त कह रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ हम लेते ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई जगह जा रहे हैं और जहाँ पे इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है तो आपको भी उनके साथ एक्यूज्ड बनाया जा सकता है। अच्छा मतलब तो अगर इस तरीके की रेप पार्टी हो रही हैं और आप वहाँ पर हैं और आप पुलिस की नज़र में वहाँ पकड़ में आते हैं तो आप पे भी वो कार्रवाई हो जाएगी। तो एक तो आपको ऐसे जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जाने से बचना चाहिए और अगर ऐसा कोई कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको पुलिस को ज़रूर खबर करना चाहिए। तो सर मतलब जैसे कोई गया है, कोई ग्रुप गया है, उसमें सिर्फ एक इंसान करता है बट बाकी के 4 हैं उसके साथ, तो उनको भी फिर पनिशमेंट मिलेगी उस चीज़ की, साथ में रहने की? देखिए, जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ आप ये नहीं कर सकते कि इसने लिया उसने नहीं लिया, क्योंकि अगर वो पूरा ग्रुप इस तरीके से इन्वॉल्व है, हाँ ये बात अलग है कि बहुत बड़ा कोई ग्रुप है और किसी अलग प्लेस पे जाके एक कोई लड़का कुछ कर रहा है तो वो तो इंडिविजुअल उसकी बात हो है। लेकिन एक कोई पूल पार्टी हो रही है और वहाँ सारे लोग इसी तरीके से कुछ कर रहे हैं कि आप मान लीजिए कि 80-90% लोग यही चीज़ कर रहे हैं और आप इकलौते ऐसे बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इस तरीके से वहाँ बख्शा जाए। मतलब ऑल ओवर आप लोगों को पार्टीज़ करने से दिक्कत नहीं है बट गलत तरीके की पार्टीज़ करने से दिक्कत है। हमारे एरिया में बहुत बड़ी-बड़ी पार्टीज़ होती हैं कई बार, लेकिन प्रॉपर उनकी परमिशंस ली जाती है,
वहाँ पे कितने बजे तक साउंड चलेगा, क्या क्राउड रहेगा, क्या सिक्योरिटी के मेजरमेंट उन लोगों ने किए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें परमिशन के साथ जब भी लोग पार्टी करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, बहुत बहुत बड़े अच्छे से होती हैं और बिना किसी इंसिडेंट के वो हो जाती हैं, कंप्लीट होती हैं। तो लोग एंजॉय करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कहीं भी ये पार्टी ये नहीं कहती कि आप इस तरीके से ड्रग्स और बाकी सारी चीज़ों का सेवन करके पार्टी करेंगे। जो इलीगल है वो तो इलीगल है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी और आप बहुत सारे ऐसे और भी मीन्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन नशे को लेके अगर आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोच है आपकी। तो होता वही है कि आप जो है अपना जो भी समय है वो ऐसी चीज़ों के साथ, नेचर के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बाकी चीज़ों से दूर हो पाएंगे। सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होती है कि आप मंदिर जाओ, आप भगवान से जुड़ जाओ। अगर आपको कुछ भी लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान आपको सब समझा देंगे, बस आप भगवान से जुड़ जाओ। बिल्कुल। और अक्सर हमने देखा है कि लोग टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। तो जब समय है आपके कैरियर बनने का, उस समय आप उसी पे फोकस करिए। आप कहीं से पढ़ने आए, उस पे ही फोकस करिए। जो समय मिल रहा है उसको पूरा पॉजिटिव वे में आप लगाइए। ये जो 2-3 साल आपके होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें जो बच्चे आगे निकल जाते हैं वो पूरी ज़िंदगी बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं और जो बच्चे रह जाते हैं वो फिर उनका स्थिति तो हम आपके पास ऐसे हज़ारों ढेर बच्चे या लोग हैं जिनको हम देखते हैं कि वो आगे जीवन में कुछ कर नहीं पाए हैं और उनकी आगे का जो पूरा जीवन है वो बहुत ही कठिन दौर से गुजरता है। सो इंस्पायरिंग। मतलब मुझे भी ये सुन के थोड़ा और अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे और करना चाहिए अब। अच्छा, और सर साथ ही आप ट्रैफिक में भी हैं। सो अभी हम देखते हैं कि ट्रैफिक इंदौर में कितना बढ़ चुका है, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर चल रही है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सर आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब इतना बड़ा शहर, इतना ट्रैफिक, और लोग कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं, बट अभी सब स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं ट्रैफिक। अ, देखिए, ट्रैफिक में मैं यहाँ काफ़ी समय काम किया हूँ इंदौर ट्रैफिक में एज डीएसपी और एसीपी, और अभी मैं रूरल की जिम्मेदारी मेरे पास है। तो हम लोग जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमने बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक में नवाचार भी किए इंदौर में कि लोग ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, सिग्नल पे नहीं रुकना या सीधे चले जाना, रॉन्ग साइड आ जाना, लेफ्ट टर्न का पालन नहीं करना, वहाँ पे खड़े हो जाना। तो इस तरह की चीज़ों में हमने कोशिश ये की कि लोगों को समझाएं। बहुत सारी संस्थाओं को हमने साथ लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने साथ दिया और अलग अलग तरह के हमने हर रोड पे जागरूकता के अभियान चलाए। विभिन्न चौराहों पे हमने अलग अलग एनजीओ के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, सीए हैं, एयर होस्टेस भी हमने सड़क पे उतारे। तो इस तरीके से लोगों को हमने अवेयर किया और एक मुहिम चलाई, और कहीं ना कहीं वो जन जागरूकता का जो माध्यम होता है वो लोगों में घर घर तक पहुंचता है और बच्चे से लेके बड़े तक उस बात को लेके कहीं ना कहीं अपने घर में, मोहल्ले में चर्चा करते हैं अपने दोस्तों के बीच में। और जब ये इस तरह की बातें आती हैं तो फिर हमें कानून का पालन कराने में थोड़ी सहूलियत होती है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग शॉर्ट कट के लिए अगर इस तरीके से कि हम यहाँ से चले जाते हैं जबकि जाने की वहाँ परमिशन नहीं है और ऐसा रास्ता करते हैं, तो हम लोगों ने ये किया था कि अगर आप जुर्माना नहीं भरना चाहते हैं तो आप 1 घंटे वहीं चौराहे पे रह के ट्रैफिक पुलिस के साथ आप ड्यूटी करिए और ट्रैफिक को मैनेज करने की करिए। और ये हमने शुरू किया था जब 4-5 साल पहले की बात है, लेकिन अभी न्यू लॉज जो बने हैं उसमें इसको लेके आए हैं कानून में कि अगर इस तरीके से कुछ होता है तो आप सोशल सर्विस के माध्यम से भी आपका पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो बहुत ही अलग तरह के ये यूनिक वो थे नवाचार जो हम लोगों ने किए थे। तो हम सभी को थोड़ा सा ट्रैफिक के जो बेसिक रूल्स हैं उनको समझना चाहिए। ट्रैफिक सेंस जिसको मैं कहूँगा कि अगर जो सेंस ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है, अगर एक व्यक्ति है जो यहाँ चल रहा है तो वो सीट बेल्ट लगा के नहीं चला, लेकिन उसमें जैसे ही वो मुंबई या दिल्ली पहुंचता है तो उसमें वो सेंस जागृत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है, लेकिन वहाँ उसको मालूम है कि हर आदमी इसके बिना चलेगा तो उस पर अभी कार्रवाई हो जाएगी।
तो हमें केवल जुर्माने के डर से, कार्रवाई के डर से नहीं सोचना चाहिए, हमें खुद की सुरक्षा को लेकर सोचना चाहिए। हम टू व्हीलर पे चल रहे हैं तो हेलमेट लगा लें, और इस बात को उस तरीके से लेना चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो उस नज़रिए से इसको देखना चाहिए, इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। कई बार लोग इसको अपना एक बहुत अलग नज़रिया कि बहुत स्पीड में बाइकिंग कर रहे हैं, हॉर्न बहुत तेज़ बजा रहे हैं, है ना, अपनी मोटरसाइकिल में कुछ ऐसे पटाखे वाले साइलेंसर लगवाए हुए हैं। तो ये जो अपने आप को शो ऑफ करने की जो प्रवृत्ति है, उस पे कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए। और ये ना केवल आपको वो कर रही है, हार्म कर रही है, बल्कि हमारा जो पर्यावरण है उसको भी कहीं ना कहीं वो कर रही है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अगर बहुत तेज़ आवाज़ में आप हॉर्न बजा रहे हैं या इस तरीके से साइलेंसर में पटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत तो होती है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम। जैसे मैं ही, अगर मैं चल रही हूँ कार से और आसपास में कोई अजीब आवाज़ आती है तो मैं ऐसे फट से देखती हूँ, जबकि मुझे पता है कि आगे मेरी गाड़ियाँ हैं, बट स्टिल ध्यान जाता है हमारा। तो सर, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि एक्सीडेंट्स, पर्सनली मैं यहाँ पे, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट्स हम देखते आ रहे हैं कि बढ़ते रहते हैं। मतलब कहीं इधर हो गया, बाईपास पे हो गया या सिटी में हो गया। सो उसको कम करने के लिए पुलिस क्या कर रही है? मतलब कुछ आप लोग कर रहे हैं, या कैसे इसको डिक्रीज़ करा जाए एक्सीडेंट्स को? देखिए, एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो होते हैं जी। उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोगों ने कई जगह पे ऐसा है, गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं। जी। अगर कहीं ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो हम उन प्लेसेस को ब्लैक स्पॉट कहते हैं। ओके। और हम लोगों ने शहर और देहात में कई सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए। उसमें कई खामियां होती हैं, वो उसमें रोड इंजीनियरिंग की खामी भी हो सकती है, वहाँ कोई अंधेरा है, एकदम ब्लाइंड टर्न है, उसकी वजह से भी हो सकता है। वहाँ कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता होती है, अगर वो नहीं है और स्पीड से लोग चल रहे हैं, तो इस तरीके से अलग अलग एजेंसी के साथ मिलके उसको रेक्टिफाई किया जाता है। इसमें नेशनल हाईवे भी होता है, उसमें पीडब्ल्यूडी का अहम रोल होता है, उसमें जो हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनका अहम रोल होता है। उसके अलावा आरटीओ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है। तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट जो एक उस पे आके और फिर इनको ठीक करते हैं। और इसके लिए सड़क सुरक्षा समिति एक बनी होती है हर ज़िले में, उसकी लगातार मीटिंग होती है, वो मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि लगातार इस तरीके से जो हादसे हो रहे हैं तो उसको कैसे रोका जाए। उसके तहत ये सारे प्रावधानों जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें अलग अलग एजेंसी अपने अपने रोल अदा करती हैं और उनको कम करने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा हम लोग जो इन्फोर्समेंट है हमारा, मतलब अगर कोई तेज़ रफ्तार में चल रहा है तो हमारे पास इंटरसेप्टर व्हीकल होते हैं पुलिस में, उनके माध्यम से हम लोग स्पीड दूर से देख लेते हैं, फिर उन पे कार्रवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत बड़ा एक इशू है कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करके चल रहे हैं तो आपने इंदौर में देखा होगा कि लगातार कितने सारे लोग इसमें पकड़ में आते हैं, और फिर उनकी गाड़ियाँ, उसके नियम भी बहुत सख्त कर दिए हैं जो गवर्नमेंट है उसने। आपकी गाड़ी सीधे जब्त होती है, उसमें कोई अन्य कोई प्रावधान नहीं है कि आपको वहाँ से जुर्माना दे के छूट जाएंगे या कुछ होगा, किसी के कॉल से छूट जाएंगे नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसे हजारों लोगों पे इंदौर में कार्रवाई हो रही है। और ख़ास तौर पे जो वीकेंड होता है उसमें तो पुलिस लगातार रात में देर रात तक इस तरह की सर्चिंग करती है, और उसमें जो भी ये लोग पाए जाते हैं तो उनकी गाड़ियाँ सीज होती हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट 1-2 डेज़ में उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, तो वहाँ से हैवी फाइन होता है, 10 से 15 हज़ार रुपये एक फ़ाइन होता है। उसके बाद फिर वो पनिश होती है। और अगर आप लगातार कोई इस तरीके से दोबारा गलती करेगा तो उसमें फ़ाइन के साथ साथ उसको जेल भी हो सकती अच्छा, है। हाँ जी। ब्लैक स्पॉट्स बता रहे हैं एक्सीडेंट्स के, तो ये मैं जान सकती हूँ कि ये कौन कौन से स्पॉट्स हैं यहाँ पर अपने इंदौर में, जहाँ पे एक्सीडेंट्स की ये ज़्यादा हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं? देखिए, ये ब्लैक स्पॉट जैसे अगर हम हाईवे पे बात करेंगे तो छिपरा के पास मांगलिया एक सड़क है, वहाँ पे आपने एक मतलब ओवरब्रिज बना हुआ है, मांगलिया जाने का रास्ता है। वो स्पॉट भी ऐसा है जहाँ से टर्न 2-3 तरह की रास्ते निकले हुए हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ पे और दूसरे रास्ते मिल रहे हैं और कोई हाईवे मिल रहा है। हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे कई सारे स्पॉट हैं ऐसा, या कोई घाट सेक्शन है सिमरौल में अगर हम बात करें
तो जो हमारा घेरू घाट बना हुआ है वहाँ पे एकदम से टर्न है, दिखता नहीं है, तो वहाँ पे कई बार एक्सीडेंट होते हैं। इसी तरीके से शहर के अंदर भी कई सारे, जैसे लव कुश चौराहा है अरविंदो के पास। मुझे क्वेश्चंस आए थे, मतलब जब मैंने आपका करने वाली थी उसके पहले मैंने डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप क्या जानना चाहते हो। तो मेनली तो यही था कि जो मदर और सिस्टर होती है उनका जो भाई या बेटा जाता है या बेटी जाती है एक्सीडेंट्स में, तो क्या बीतती है उन पे। और वो सिर्फ एक इंसिडेंट होता है किसी इंसान के लिए, गलती होती है सामने वाले के लिए कि नहीं हो पाया, लेकिन उसकी तो ज़िंदगी चली जाती है। और इंसान खुद भी नहीं सोचता है अपने बारे में कि उन्हें लगता है ठीक है 160 पे चलने दो, 80 पे चलने दो, उसे लग रहा है मज़ा आ रहा है, स्नैप्स बन रहे हैं सोशल मीडिया के पीछे, बट एक्चुअली उसे नहीं पता आगे जाके क्या हो जाएगा और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वही है कि लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे वीडियो गेम में लाइफ फिर से मिल जाती है, ऐसी लाइफ का यू टर्न यहाँ पर नहीं। मिल पाती। एक बार अगर आपने कुछ सेकंड के लिए भी कुछ गलती की है तो वो सीधी आपकी जान ले सकती है। और ऐसे बहुत सारे हादसे हम लोग हर समय रोज़ ही हम लोग पढ़ते हुए सुनते हैं, देखते हैं। और एज ए पुलिस ऑफिसर तो हम लोग लगातार जब भी देखते हैं और घटनाएं ऐसी होती हैं तो उस समय जो लोगों का रिस्पांस होता है वो भी उतना अच्छा नहीं होता है। लोग या तो अपने मोबाइल से रील बना रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, जबकि उस समय जो घायल पड़ा हुआ व्यक्ति है उसको तत्काल सहायता की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं। एक जो हमारी गुड समैरिटन से एक योजना है कि जिसमें अगर कोई तत्काल सहायता करता है तो अब तो ये भी है कि उसको कहीं हॉस्पिटलाइज आप करते हैं तो आप अगर नहीं चाहते कि आपका नाम कहीं जाए तो आपका नाम भी कहीं नहीं जाएगा, ना ही आपको कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा। आप मदद करिए, बिल्कुल सहज भाव से आप उसको लेके जाइए, तत्काल उसकी जान बचाने की कोशिश करिए। और अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई गंभीर घटना और इसमें जान बचाई है तो जो हमारी योजना है उसमें 5,000 रुपये तक का जो रिवार्ड है वो उनको मिलता है आप लोगों की तरफ से? हाँ, प्रशासन की तरफ से ऐसी योजना गुड समैरिटन्स की बनी हुई है। और 25,000 तक का जो गंभीर घायल है और जिसमें कुछ योजनाओं में उसका डिटेल दिया हुआ है, उसमें अगर उसको तत्काल सहायता ना मिल पाती तो उसकी जान जा सकती थी और कुछ दिन वो एडमिट है, उसमें 25,000 तक की भी सहायता जो बचाने वाला व्यक्ति है, एक तो वो नेक काम कर रहा है, उसके अलावा उसको इस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। तो जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो आपको देखना नहीं है, केवल फ़ोटो नहीं खींचना है उसकी, आपको तत्काल उसकी मदद करना है। और जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पहुँचाइए, 108 को कॉल करिए, 112 को कॉल करिए। करेक्ट। हमारा मध्य प्रदेश इंदौर कितना आगे इन चीज़ों में, मतलब इंसान का कितना सोचता है। और खैर इन चीज़ों की वजह से ये जो केसेस होते हैं ये कम भी होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। सो सर, अब हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आपकी लाइफ जर्नी, आप कैसे इस फील्ड में आए। मतलब एक होता है किसी का ड्रीम होता है और कुछ लोग होते हैं कि हाँ पेरेंट्स के थ्रू हम आए या हमारे पापा थे, भाई था, कोई था। तो सर आपकी जर्नी में जानना चाहूँगी कि आप कैसे इतने अच्छे, इतने बड़े ऑफिसर बने। वैसे मेरी फैमिली में तो कभी कोई पुलिस में नहीं रहा। मेरी फैमिली में सब एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही रहे हैं। और मैं एक पहला शख्स था फैमिली में जो पुलिस में आया। और हम लोग एक्चुअली मतलब भोपाल के पास एक प्लेस है बरेली, वहाँ के रहने वाले हैं, बरेली है। और वहाँ से फिर भोपाल में ही पढ़ाई कई बार आगे हुई, वहाँ तैयारी की। और मैंने ग्रेजुएशन करने के साथ ही जो एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत ज़्यादा सोचने का या डिसाइड करने का मौका नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर था कि हमारे बहुत सारे साथी हम लोग साथ मिलके इसकी तैयारी करते थे। क्योंकि पुलिस में जब भी आप भर्ती होते हैं तो ना केवल आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना होता है बल्कि फ़िज़िकल भी बहुत सारे इवेंट होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं और उनके मार्किंग होती है। तो हम लोगों ने तैयारी की और उसमें हमें सफलता मिली और उसके साथ फिर पुलिस का एक सफ़र शुरू हुआ। और जो ट्रेनिंग है हमारी वो सागर में हुई। सागर में जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो 1 साल की वहाँ ट्रेनिंग हुई। 1 साल की ट्रेनिंग में हम लोगों को पुलिसिंग की जो स्टडी है वो सब तरह का कानून का ज्ञान सिखाया जाता है,
जो प्रैक्टिकल पुलिसिंग कैसे की जाती है थानों की वो सिखाई जाती है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है, भीड़ में आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। फॉरेंसिक साइंस या जो और कई चीज़ें होती हैं उनके माध्यम से आप कैसे केस को निकाल पाएंगे, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके अलावा स्विमिंग, घुड़सवारी, ये कई चीज़ों में अलग अलग उसमें सिखाया जाता है आपको। उसके बाद फिर आर्म्स की ट्रेनिंग भी होती है वहाँ पे, आपको हथियार चलाना, सभी तरह के पिस्टल, रिवाल्वर, AK-47, LMG, सभी तरह के हथियार हम लोगों को चलाने को सिखाए जाते हैं। फिर वो ट्रेनिंग के बाद हम लोग जब यहाँ इंदौर में APTC है जहाँ अभी वरुण सर पोस्टेड थे, हाँ जी। उस आर्म्स, वो बेसिकली आर्म्स का कॉलेज है, वहाँ पे आर्म्स की ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ हमारी 2 महीने की वहाँ ट्रेनिंग हुई और उसमें स्पेशली जो बहुत ऐसे वेपन्स होते हैं जो नॉर्मल उसमें पुलिसिंग में नहीं होते, वो सारे भी वहाँ सिखाए जाते हैं उनको। इवन उनको कैसे ठीक किया जाता है, अचानक कुछ हो जाता है तो कैसे करना है, हैंड ग्रेनेड कैसे, जो बम वगैरह फेंकते हैं, हथगोला जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ सिखलाई होती हैं। फायरिंग रेंज में ले जाके लगातार हम लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये फॉरेस्ट में भी लेके हाँ, अलग अलग एरिया में हम लोग लेके जाते हैं। फिर पूरी रात आपको चलाया जाता है, शाम से लेकर रात तक, बिना कुछ अपना पीठ पे ही आपको सारी चीज़ें, बारिश हो रही है, सारी चीज़ें तो टफ आपको बनाया जाता है कि पुलिसिंग में ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ही स्मूथ माहौल मिलेगा। हर समय आपको नए नए चैलेंज मिलेंगे, उसके लिए आपको ना केवल मेंटली तैयार रहना है, आपको फिजिकली भी तैयार रहना है। बट दिस इज सो इंस्पायरिंग कि बरेली से निकलकर आज आप इंदौर के DSP हो और इवन इंदौर में आपको हर कोई जानता है। मतलब किसी से भी, एक छोटे बच्चे से भी हम अगर पूछते हैं स्कूल वाले से कि आप सोशल मीडिया, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया बहुत चलाते हैं, तो अगर उनसे पूछा जाए कि आप इन्हें जानते हो, ये क्या करते हैं, तो हाँ बच्चा कहता है कि हाँ हाँ हमने देखा है इनका रील, या अभी आप अवेयरनेस कर रहे थे जो कि कुछ टिंसा फॉल एंड ऑल जो प्लेसेस थी, पातल पानी। तो अभी तो आपने खैर काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इन चीज़ों में एंड अच्छा भी लगता है। सो सर, अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मतलब आई गेस आपकी 2 बेटियाँ भी हैं। हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी जो वाइफ हैं वो भी पुलिस में ही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं वो। जी। और बेटियां जो हैं मेरी वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, एक मुंबई में पढ़ाई करती है ओके। NMIMS नासिरुद्दीन कॉलेज में। छोटी बेटी जो है वो यहीं होलकर साइंस कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, उसके अलावा कोचिंग भी करती है। और बाकी मेरे माता पिता और भाई बहन हैं तो अधिकतर सब भोपाल में शिफ्टेड हैं। और बाकी तो हम लोग लगातार पुलिस में जॉब के दौरान फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमें टाइम और मिलना चाहिए, ख़ास तौर पे जो फेस्टिवल सीजन आता है, जैसे अभी राखी रिसेंटली जब त्यौहार गया है, लेकिन उसी दिन यहाँ वर्ल्ड ट्राइबल डे था, तो यहाँ पे बहुत सारी ड्यूटियाँ थी, तो हम लोग मतलब पूरे दिन भर ड्यूटी में रहे। और कई बार ये होता है कि हम पूछ भी सकते हैं हमारे सीनियर ऑफिसर से, लेकिन पूछने की हिम्मत भी नहीं होती है कि इतना सब चल रहा है तो कैसे करेंगे। तो वो ड्यूटी ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग जो बात का समय होता है उसमें फिर उनसे परमिशन लेके इस तरीके से त्यौहार, जब आपने देखा होगा कि होली भी पुलिस मनाती है तो एक दिन बाद मनाती है, वो इसीलिए कि हम लोग तो सड़कों पे होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं निर्मित ना हो, लोग अपने सुकून के साथ अपना त्यौहार एंजॉय कर सकें। उसके कारण हम लोग लगातार उन त्योहारों को अगले दिन या उस समय गुजरने के बाद हम लोग हैं। तो सर एक ये तो इमोशनल वो हो जाता है कि जब सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ, ऑब्वियस बात है आपको पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो आपकी फैमिली है, जो आपकी बेटी है, जो आपकी वाइफ है, उन्हें तो ऐसा लगता होगा ना कि काश आज के दिन ही हम ये एंजॉय कर पाएँ, क्योंकि दिवाली एक ऐसा दिन होता है कि दिवाली हम नेक्स्ट डे तो नहीं मना सकते हैं, दिवाली वाले दिन ही मनाएंगे। तो उस टाइम पे आप लोग हम सब की सेफ्टी के लिए, चीज़ों के लिए आप लोग बाहर अपना ड्यूटी दे रहे होते हैं और उसी जगह हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे आपको कैसा फील होता है कि शायद आपको भी घर रहना चाहिए या आपकी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए? शुरू में तो बहुत लगता था
लेकिन जब आप बहुत साल जब आपको हो जाते हैं तो आपकी आपकी आदत और आपकी फैमिली की आदत ये हो जाती है। सब लोग इस तरीके से ढल जाते हैं कि हम इसको और अच्छे तरीके से अगले दिन या जब भी समय मिलेगा, हो सकता है लेट नाइट हम इसको एंजॉय करते हों, जब सारे लोग चले जाते हों घर में या ज़्यादा दबाव नहीं होता हो शहर, तब उस समय हम लोग करते हैं। और मेरे साथ तो इसलिए भी इतनी दिक्कत नहीं होती कि मेरी वाइफ भी पुलिस ऑफिसर हैं, तो अंडरस्टैंडिंग है, तो समझते हैं। हम बच्चियों को ज़रूर है तो हम लोग समय दे पाते हैं। कई बार ये होता है कि जहाँ हम लोग होते हैं वहाँ बेटियां भी होती हैं, तो हाँ। वहीं एंजॉय कर लेते ग्रेट। और कितना अच्छा है, आप दोनों पुलिस ऑफिसर हो। वाह, आपकी बेटियों को बड़ा प्राउड होता होगा ना। हाँ बिल्कुल, प्राउड तो रहता है। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि चूँकि कई बार है कि वाइफ की जो थाना प्रभारी की जॉब है तो वो उतना समय तो वो नहीं दे पाते हैं, वो ज़्यादा उनका जॉब जो है वो ज़्यादा टफ होता है। लेकिन मैं बीच में कई बार मेरी अलग अलग रूप में पोस्टिंग रही है, तो जब मैं बहुत बिज़ी शेड्यूल में नहीं होता हूँ तो मैं बच्चों को बहुत टाइम देता हूँ। और बच्चों के साथ अक्सर घूमने जाना, डिनर पे ले जाना, शॉपिंग पे ले जाना, कुछ प्रोग्राम अटेंड करना, उसके उनके हिसाब से यूँ जा रहा है। तो कोशिश यही होती है कि उनको भी वो लाइफ जीने को मिले, कहीं ये अफसोस ना रहे कि हम पुलिस में रहते हो तो उस तरह की लाइफ से। सर आपकी तो नींद नहीं रहती होगी ना, लाइक ऐसा है कि आपको ऐसा रहता होगा कि रात में भी अगर फ़ोन आया है, कोई अर्जेंट केस है तो आपको निकलना पड़ता होगा। देखिए ये तो पुलिस में रोज का काम, मतलब हम लोग कभी फ़ोन ऑफ करके नहीं सो सकते हैं, हम फ़ोन दूर करके नहीं सो सकते हैं, कि ऐसा नहीं है। अक्सर ये चीज़ें होती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की कोई इंसिडेंट होते हैं, 3 बजे 4 बजे, या कोई लगातार जब ऐसी कोई कानून व्यवस्था की स्थिति आ गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति से मतलब है कहीं तनाव हो गया है, कम्युनल तनाव हो गया है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ पे भीड़ बहुत हो गई है और वहाँ दंगे जैसी स्थिति हो गई है, तो हम लोग बिना सोए लगातार हम लोगों को ड्यूटी करनी होती है। ड्यूटी आवर्स हम लोगों के नहीं होते हैं, परिस्थिति वैसी होती है, तो इसमें ढल जाते हैं। पुलिस की ट्रेनिंग के बाद जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं, तो उसमें ये चीज़ें अपने आप खुद से भी मानसिक रूप से भी तैयार होते हैं, आपकी बॉडी भी उस तरीके से तैयार होती है कि आप 2 घंटे 3 घंटे भी नींद लेंगे तो वो पर्याप्त हो सकती है। और जब मौका मिलता है तो आप 6 घंटे 7 घंटे भी नींद ले और सकते। उसमें भी इतने डिफ़िकल्ट केसेस सॉल्व करने होते हैं आपको। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार जब आप बहुत रिलैक्स होके सारा लगातार आपने 12-13 घंटे ड्यूटी करके और आप आए हैं, और आप आके और घर में एंटर हो रहे हैं, फिर से अचानक कोई खबर आ गई कि वहाँ पे ऐसा हो गया, तो फिर वहीं आपको जाना पड़ता है दोबारा से। और रूरल एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा, 70-80 किलोमीटर दूर तक भी आपका एरिया होता है, तो वहाँ अगर कुछ होता है ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़ता है। और फिर ये हम लोग हमारा ऐसा इस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी रखते हैं, कभी रुकना भी पड़े 1-2 दिन तो वहाँ रुक सकते हैं। तो इस माइंडसेट के साथ हम लोग हमेशा चलते हैं। वाओ! सो इंस्पायरिंग। सो सर आप जैसे आप ड्यूटी पर रहते हैं तो बहुत स्ट्रेस हो जाता होगा चीज़ों का, तो आप स्ट्रेस रिलीफ़ करने के लिए आप क्या करते हैं? मतलब आपका फ़ेवरेट थिंग क्या है? म्यूज़िक सुनना मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं आपके तनाव को दूर करता है, जी। या फैमिली के साथ टाइम बिताना, जब भी वैसा मौका मिलता है, आप फैमिली के साथ रहेंगे, आपके दोस्तों के साथ कहीं रहें, तो यही एक तरीके होते हैं। सर म्यूज़िक सुनना तो मैंने सुना है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है। अ, हाँ, थोड़ा बहुत गुनगुनाते हैं और कोशिश कर। नहीं एक्चुअली मैंने सुना कल एक किशोर कुमार का गाना गा रहे थे आप शायद। तो सर आप बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब मुझे कहना चाहिए। और मुझे ये भी बता देना चाहिए कि आप इतना अच्छा गाते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा, अगर आप हमारे रिक्वेस्ट पे, जो ऑडियंस सुनेंगी, यूथ सुनेगा स्पेशली, उन्हें पता होना चाहिए कि आप डीएसपी के साथ-साथ में एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। अ, हम लोग कई बार पुलिस के ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें इन हाउस हम लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो करते हैं। कभी म्यूज़िक है, कोई एक्टिंग है, या कोई अन्य कोई पेंटिंग में भी हमारे कई साथी हैं जो काम करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, मतलब प्रोफेशनली भी वो बहुत साउंड है।
तो कोशिश यही रहती है, कोरोना काल में हम लोग जब सड़कों पे थे और चारों तरफ जो मंजर था उसको लेके हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था कि डेली हम लोग वायरलेस सेट पे सारे इंदौर पुलिस के ऑफिसर्स आते थे और फिर कोई ना कोई उसमें एक अपना सॉन्ग प्रेजेंट करता था और सारे लोग फिर उसको सुनते थे। तो मुझे भी ऐसा मौका मिला, तो वही वीडियो शायद आपने देखा होगा। सर हमें भी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि हम आपकी आवाज़ सामने से सुन पाए, क्योंकि अभी तक तो मैंने टीवी पे सुना था। मतलब थोड़ा सा 2 लाइन अच्छा लगेगा हमें। बहुत सारे सॉन्ग हैं, आप बताइए कौन सा मैं। सर आपका जो फेवरेट हो, जो आप हमेशा गाते हो या आपका एकदम दिल से लगा हुआ कोई सॉन्ग हो। वैसे यूनिफॉर्म में अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक सर मतलब 2 लाइन तो आप गा सकते हैं, मतलब ये कोई बुरा काम तो नहीं है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है और सुनते रहे। सो सर अब हम हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं कि आप कोई ऐसा कई केस बताइए मुझे जहाँ पे ऐसा हुआ हो कि आपको खुद को लगा हो कि ये क्या बोल रहा है। मतलब ट्रैफिक में जब लोग आते हैं तो एक्सक्यूज़ देते हैं, अरे मैंने तो ऐसा नहीं किया, अरे मैं तो इधर से जा रहा था पर मुझे सडनली इधर से जाना पड़ा। मतलब ड्राइवर या जो भी हो जो ड्राइव कर रहा हो वो बोलता होगा, तो आपको सबसे फ़नी या यूनिक एक्सक्यूज़ क्या लगा किसी का जो आपको याद हो थोड़ा बहुत? लोग इतने तरह के एक्सक्यूज देते हैं वहाँ पे कि कई बार तो सोच के लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अक्सर लोग बचने के लिए बहुत फनी तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सीरियस बताते हैं कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस तरीके की सीरियस बातें ही बताते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा ही चीज़ बोलेंगे तो पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं। छोड़िए। तो इमोशनल चीज़ें हैं वो ज़्यादा अपने एक्सक्यूज़ में देते हैं, जिससे कि लगे कि सर मैं बस बच्चे को ड्रॉप लेने जा रहा हूँ, स्कूल बस वहाँ खड़ी हुई चौराहे पे, छोटा बच्चा है खड़ा होगा। तो इस तरह की चीज़ें, और ना केवल मतलब पुरुष बल्कि महिलाएं भी इस तरीके से एक्सक्यूज़ देती हैं सर कि लेडीज़ तो और लेडीज बहुत लोग अलग अलग तरीके से एक्सक्यूज़ देते हैं कि बस सर मुझे जाना है, नहीं तो मेरे पति जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे या घर में झगड़ा हो जाएगा, इस तरीके से। सर मोस्टली ऐसे भी आपने बहुत देखा होगा ना, कोई गाड़ी खड़ी है और कोई लेडी आके पीछे से ही ठोक दी गाड़ी को। हाँ, ऐसा कई बार होता है, और मतलब कई बार तो इसलिए होता है कि फिर वही कहूँगा कि वो ध्यान उनका नहीं रहता, या कई बार इस उधेड़-बुन में भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि प्रैक्टिकली जब कई ऐसी सिचुएशन भी होती हैं कि कई बार आपकी कंडीशन क्या है, आपके फैमिली में क्या चल रहा है, आप किस टेंशन को लेके चल रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में है और आपका पूरा ध्यान सड़क पर नहीं है, आप जो गाड़ी चला रहे हैं उस पर नहीं है, तो कई बार इस तरीके के हादसे होते हैं और हमने सामने होते हुए देखे हैं। सर आपकी पूरी लाइफ में, मतलब कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं पूछूंगी मैं, पूरी लाइफ में कोई ऐसा केस हुआ है जहाँ पे आप खुद इमोशनल हो गए हो? मतलब सामने वाले को देख के या सिचुएशन देख के कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये केस बहुत अजीब लेवल पे चला गया। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हम लोग के सामने, और ख़ास तौर पे ऐसे केसेस जब ट्रैफिक में रहते हुए हम लोग देखते हैं, जब कि एक पूरी फैमिली का लॉस वहाँ हो जाता है और एक कोई छोटा बच्चा उसमें से बच गया है। तो वो एक वैसा रहता है कि अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके माँ बाप भाई सबकी उसमें डेथ हो गई। तो इस तरीके के एक्सीडेंटल जो केसेस आते हैं उसमें बड़ा ही वैसा रहता है कि अब इस बच्चे की लाइफ अब कैसे जाएगी। एक पल के पहले इसके सर पे सारे लोगों का साया था, और इस एक पल में इससे एक छोटी सी गलती में, चाहे वो उनकी खुद की हो या सामने वाले की हो, दूसरे गाड़ी वाले की, लेकिन उस बच्चे से पूरे परिवार का साया चला गया और वो पूरा जीवन अब अपना उस तरीके से निकालेगा। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत वैसे होते हैं, और
जैसा कि मैंने बताया टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो जब हम पेरेंट्स को सुनते हैं कि उनका इकलौता बच्चा जिसकी उम्र केवल 16 साल थी और वो ये नहीं समझ रहा था कि इस गहरे पानी में जाने से, झरने में बैठने से या नीचे फिसल जाने से उसकी डेथ हो जाएगी और उसका पूरा परिवार किस तरीके से फिर उस एक बच्चे के बिना कैसे अपना जीवन बताएगा। तो इस तरीके के हादसे हमें खुद को हिला देते हैं। बहुत सारे ऐसे अपराध भी लोग करते हैं जिसमें कि कई बार वो पूरी फैमिली को ख़त्म कर देते हैं और कहीं कोई एक छूट जाता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद होता है और हम लोगों को बेचैन भी करता है। और ऐसे हादसे जब होते हैं तो यकीन जानिए कि हम लोग भी कई दिनों तक उस शौक से बाहर नहीं आ पाते हैं। देखने में लगता है कि बहुत सिंपल और बहुत, लेकिन हम भी तो ह्यूमन हैं, हम भी तो आप ही के बीच के हैं। सर कई बार तो उनके जो आसपास वाले लोग होते हैं, उनके जो क्लोज वंस जो उनके साथ घूमने जाते हैं, वही कर देते हैं। कई बार तो धक्का दे दिया किसी ने। इस तरीके के हादसे भी होते हैं और उनकी जब भी कोई इस तरह से हादसा होता है तो उसकी पूरी इंक्वायरी होती है। पुलिस में एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर कोई हादसा हुआ है तो उसकी पूरी, उसको मर्ग कहते हैं, मर्ग हम लोग का केस कायम करते हैं, उस पर पूरी इंक्वायरी होती है। और कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे कि किसी और की वजह से फिर हम लोग सजा पकड़ा जाता है। बिल्कुल इंक्वायरी हर लेवल पे होती है कि ये कब आए थे, कौन कौन साथ में थे, आखिरी बार क्या देखा गया, इनके मोबाइल के आपस के लिंक क्या हैं, इनका आपस का रिश्ता क्या है, जैसे दोस्त लोग गए हैं तो कोई ऐसी इंसिडेंट तो नहीं है। मतलब कई बार हमें ब्लाइंड जो मर्डर हम लोग ट्रेस करते हैं तो हमें कहीं अननोन बॉडी मिलती है। अभी यहाँ कोरियोग्राफर एक इंदौर का ही रहने वाला, आपने सुना होगा, सिमरोल के पास उसकी डेड बॉडी मिली। आप ये पुलिस को नहीं मालूम था ये कौन है, लेकिन जैसे ही पता लगा कि कहाँ मिसिंग पर्सन्स हैं तो हमने पता किया तो वहाँ अन्नपूर्णा थाने में उसकी मिसिंग का कंप्लेंट दर्ज थी कि ये कल से गया हुआ आज आया नहीं है। आइडेंटिफाई हो गया। जब पर्सन आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कौन है तो पुलिस को और आसानी होती है उसको निकालने में, उसके इसको। तब फिर हमने देखा कि एक उसकी दोस्त थी, उससे बात करने के लिए कि उसका एक चचेरा भाई था वो भी कोशिश करता था, और ये इसके साथ वो इसकी दोस्ती थी। तो उसने चिढ़ के जो है कि ये मुझसे दोस्ती नहीं कर रही है, उसने अपने चाचा के लड़के का ही वहाँ पे ले गया, उसको पार्टी करने के नाम पे रात में ले गए दो दोस्तों के साथ, और वहीं पर उसको गला उसका घोट दिया, पत्थर से उसके सिर को कुचला और नाले में वहाँ फेंक के, और ये जो बात है। उसके पेरेंट्स तो सोच रहे थे कि वो कोरियोग्राफी करवाने, क्योंकि रात में शायद क्योंकि रात में अक्सर उसका आना जाना होता था इसलिए। लेकिन इंसिडेंट इस तरीके के होते हैं जिसमें अपने ही कई बार इन्वॉल्व होते, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती। तो सबसे सतर्क रहना चाहिए, मतलब कोई भी हो, हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी है। तो अब कई बार हम लोगों को ये देखने में आता है कि आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है, हमारी जो यूथ है वो किस तरीके से सोच रहा है। मतलब वो किसी की जान की कीमत कुछ उसके लिए मायने नहीं रख रही है, जो रिलेशन है वो मायने नहीं रख रहे हैं। इतने जल्दी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं, इतना हम मतलब इस दौर में जा रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और अपने जो आपस के रिश्ते हैं उसमें उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये समाज के लिए भी बहुत सोचने की बात है, हम सबको सोचने की बात है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं सबको, जैसे पुराने दौर में रहता था, एक बड़ी सी फैमिली है ना, दादा दादी नाना नानी चाचा और सब लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं सबका एक ऑरा ऐसा रहता था कि कोई हर बच्चे पे, हर लोगों पे नज़र होती थी, और कुछ भी ऐसा परेशानी एक किसी को भी है तो सारे लोग उसको बहुत सपोर्ट करते थे। अब जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली का चलन बना है, केवल पेरेंट्स ही हैं और पेरेंट्स भी दोनों ही कामकाजी हैं, या उतना ध्यान बच्चे पे नहीं दे रहे हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो किस नशे की लत में पड़ गया है, ये उनको कुछ नहीं पता है। और अभी आने के पहले मैंने आपको इंसिडेंट एक बताया कि बच्ची का ऐसा ऐसा हुआ और फ़ोन आया, वो पलटी। हाँ, और वो फिर से पलट के आ गई। तो कई इंसिडेंट होते हैं कि लोग पैसे के लिए या अपने भौतिक सुख संसाधनों के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए कुछ हद तक भी चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स को ही किसी और दोस्त से ब्लैकमेलिंग का वो
फ़ोन करवाएंगे कि मुझे ये कर लिया। ऐसे इंसिडेंट हमारे इंदौर में ऐसे भी लोग पकड़े भी जाते हैं। पकड़ा भी जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि पुलिस किस तरीके से ट्रैक कर सकती है। अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप बच जाएंगे उस अपराध को करके, तो आप बच नहीं सकते हैं। पुलिस, कानून की नज़र, पुलिस की नज़र, और जो आजकल जो इतने तरह के जो साइंटिफिक एविडेंस हो गए हैं कि आप कुछ भी करेंगे तो आप उस पुलिस की नज़र से बच नहीं सकते हैं और कानून अपना काम करेगा। और अगर आप गलत काम करते हैं तो आप सज़ा के लिए तैयार हैं। और एक और एडवाइस सर देना चाहेंगे, अब जितने भी लोग बाहर घूमने जाते हैं सर, मोस्टली हमने देखा है कि जितने लोगों की डेथ होती है उसमें इंदौर के लोग ज़्यादा नहीं होते हैं। जो बाहर से आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं ये वाले लोग ज़्यादा निकलते हैं। किसी भी एक्सीडेंट में देख लें हम, या कहीं बाहर डेथ हो रही है किसी स्पॉट पे, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने जितना देखा है, मैं यही देखती हूँ कि बाहर से जो लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं वो कहीं घूमने जाएंगे या पार्टीज जाएंगे तो एक्सीडेंट हो गया। या तो आप भी क्या यही चीज़ मानते कि हाँ ये चीज़ें ज़्यादा हैं, जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि इंदौर में तो हमारे पेरेंट्स होते हैं। देखिए, इसमें दोनों दोनों तरह की बातें होती हैं। एक तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, इंदौर ऐसा शहर है जिसमें बहुत सारे आसपास के जो शहर हैं वहाँ से लोग पढ़ने आते हैं, और यहाँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ अच्छी एजुकेशन है, तो यहाँ पे लोग आते हैं। और जो उस छोटे शहर की जो लाइफ स्टाइल होती है और यहाँ की चकाचौंध देख के वो उसमें आ जाते हैं, और उनको ये पता नहीं होता कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे खतरा हो सकता है, या किस तरीके से हमें नशा करके कहीं आना जाना नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। तो वो कई बार अपने आप को इसमें इस सोच से बाहर ले जाते हैं और ऐसे स्थानों पे चले जाते हैं जिस कारण से उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता एक्चुअली कि ये जगह कितनी ख़तरनाक है, यहाँ क्या हो सकता है। जो यहाँ का रहने वाला है मूल रूप से वो कई बार इस तरह के इंसिडेंट बचपन से देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, सुन रहा होता है, आसपास कोई ना कोई उसका इस तरीके से अगर शिकार हुआ है तो वो उनकी स्टोरीज़ भी उसको पता होती। लेकिन बाहर से कई बार लोग आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि ऐसे स्थानों पे क्या खतरा हो सकता है, तो इस वजह से वो उसका शिकार हो जाते हैं। सो सर, अब हम रैपिड फायर पे आते हैं। जस्ट वन वन क्वेश्चंस। सर, टी और कॉफ़ी? टी। टी। यूनिफॉर्म और कैजुअल्स? आई थिंक बोथ। यूनिफॉर्म तो रहता है लेकिन कैजुअल्स भी जब मौका मिलता है तो कैजुअल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर तो यूनिफॉर्म हमेशा क्रेज रहता है। फेवरेट सिटी अदर देन इंदौर? होम टाउन। होम टाउन बरेली। सर, बरेली आपका फेवरेट है, मतलब अगर इंदौर के बाहर आपका कुछ फेवरेट? कोशिश करता हूँ कि कभी सर, आप जाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं सब, हाँ। एंजॉय करता है। वाह, वो देख के आपको बहुत खुश होते होंगे और प्राउड। सभी। वाह। मॉर्निंग ड्यूटी और नाइट ड्यूटी? आई थिंक नाइट ड्यूटी। उसमें स्ट्रेस कम होता है थोड़ा। लोग कम रहते हैं बाहर, सब अपना सो रहे हैं। एक्चुअल नाइट ड्यूटी मैंने इसलिए कहा कि अक्सर हम लोगों को लेट नाइट तक जगने की आदत होती है, तो ड्यूटी तो रहती है। अगर आप मॉर्निंग में अचानक से कहेंगे तो लेट नाइट के बाद फिर वो मॉर्निंग ड्यूटी भी करनी होती है, तो इसलिए नाइट ड्यूटी ज़्यादा प्रेफर करता है। अच्छा, मतलब नाइट ड्यूटी आपका फेवरेट है। ओके। स्ट्रिक्ट लॉ और पब्लिक अवेयरनेस? पब्लिक अवेयरनेस। बिकॉज मेरा जो तरीका है पुलिसिंग में, मैं अक्सर कोशिश ये करता हूँ कि लोगों को पनिश करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको उस बारे में थोड़ा सा बताया जाए, अवेयर किया जाए। और आपने देखा होगा पिछले साल पूरे भारत में न्यू लॉज बने हैं। तो पहले भारतीय दंड विधान था, मतलब इंडियन पीनल कोड, मतलब अंग्रेज़ों के समय में ये कानून बने थे, उनमें दंड का ही प्रावधान था। लेकिन अब जो भारतीय नागरिक संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, तो इसमें ये किया गया कि आप पनिश की ओर नहीं करते हैं। पहले अंग्रेज होते थे कि वो इंडियंस को पनिश करना है छोटी छोटी बात के लिए, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं कि जो बड़े अगर ऐसे कोई अपराध नहीं है तो उसमें किस तरीके से, अभी आपने कई बार सुना होगा कि कोर्ट ने
100 पेड़ लगाने की उसको सजा दी है ना। जैसे मैंने ट्रैफिक में बताया कि आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके 1 घंटा काम करना पड़ेगा। जैसे किस पुणे तरीके में भी हुआ था सर, वो बोला था कि आप ऐसे लिख दो, वो जो एक्सीडेंट हुआ था। तो इस तरीके से सोशल उसके माध्यम से भी आप पनिश करें, लोगों को अवेयर करें और पनिशमेंट की तरफ ज़्यादा ना जाएं। अगर उनमें सुधार इससे हो सकता है तो ज़्यादा अच्छा है। सर योर स्ट्रेस बस्टर इन वन वर्ड, आप किस मतलब स्ट्रेस होता है तो किस चीज़ से एकदम रिलीफ हो जाते हैं? एक म्यूज़िक, म्यूजिक स्ट्रेस बस्टर क्योंकि म्यूजिक। इसके लिए हमें अपनी ड्यूटी छोड़ के कहीं नहीं जाना होता। करेक्ट। अगर हम किसी जगह हैं और हमें लग रहा है कि यहाँ बहुत लंबे समय पे कुछ हो रहा है, तो हम कहीं, अगर हम चाहें कि हम कहीं घूम के आ जाएं, हम अपनी फैमिली के पास चले जाएं, वो तो हो नहीं सकता, लेकिन म्यूजिक आप सुन सकते सुन भी सकते हैं और आप तो गा भी सकते हैं सर। हैं। सर आपका पहला थॉट जब आप आपकी यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, जब आप घर से निकलते हैं उसके पहले आप यूनिफॉर्म वेयर करते हैं और आपका पहला थॉट क्या होता है? दूसरों की मदद, है क्योंकि हम लोग जिस जगह बैठे होते हैं तो लोग आते हैं और बहुत बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और उनको कोई ना कोई परेशानी होती है या उनकी कोई हेल्प जो नज़दीकी हो सकता है, वो हमारे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ गए हों, होते हैं जल्दी उनको वहाँ से मदद नहीं मिल रही हो, और तो इस तरीके से यहाँ एसपी ऑफिस आते हैं। तो वहाँ पे उनकी बातें सुन के उनको क्या-क्या हम करा सकते हैं, जल्दी मदद कैसे हो सकती है, वो सारी चीज़ें करते हैं। दिन भर लोग हमारे पास आते हैं, अपनी समस्याएँ लेके, उनका कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। तो पहला थॉट हमारा यही होता है कि दूसरों की मदद कैसे। वाओ, सो हम्बल। सर योर ड्रीम पोस्टिंग लोकेशन, आप कहाँ, आपका कोई ड्रीम पोस्टिंग लोकेशन होगा कि आप कहाँ पोस्ट होना चाहते हैं? अ, इस पे जहाँ हम काम कर रहे हैं, हम लोग चूँकि ट्रांसफ़र वाली जॉब होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इंदौर एक ऐसा शहर है जो पोस्टिंग के लिए बहुत ही ड्रीम है और जहाँ लोग आना चाहते हैं, और लगातार यहाँ मुझे काम करने का अलग अलग उस पोस्ट पे मौका मिला है। डीएसपी फायर के रूप में, डीएसपी ट्रैफिक, एसीपी ट्रैफिक, डीएसपी अभी यहाँ रूरल में, और फिल्म इंडस्ट्री में भी डिप्टी डायरेक्टर फिल्म्स के रूप में। तो ये शहर बहुत अच्छा है और यहाँ बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोग बहुत पॉजिटिव हैं, जल्दी चीज़ों को समझना चाहते हैं, पॉजिटिव वे में चलते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ हूँ वही टीम पोस्टिंग है, लेकिन जहाँ भी हम पदस्थ रहते हैं हम लोग उस शहर को ही अपना ड्रीम मान के चलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छी पोस्टिंग है, ख़राब पोस्टिंग। वाओ, मतलब इंदौर आपकी ड्रीम पोस्टिंग है। सर योर इंस्पिरेशन, कौन है आपका इंस्पिरेशन जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि हाँ? मुझे लगता है इसमें बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग इंस्पायर कर इंस्पायर करते हैं। जब शुरुआती दौर में तो आपकी माँ आपकी इंस्पिरेशन होती है। जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो आपके इंस्पिरेशन होते हैं। जब आप जॉब में आते हैं तो जो आप बहुत ऐसे कई ऑफिसर होते हैं जिनको देखते हैं कि हाँ मुझे ऐसा काम करना है। तो टाइम के साथ ये चीज़ें बदलती हैं और कई बार हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसा नहीं है। कई बार जब हम लोअर लेवल पे या ऐसे लोगों के बीच में जाके जब हम देखते हैं कि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे अपने आप को इस जगह हैंडल कर। हैंडल कर रहा है, अपने बच्चों को कैसे आगे लेके जा रहा है, उसकी कंडीशन नहीं है, वो इंस्पायर करता है। ज़्यादा तो उन लोगों से ही मिलती है, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो इतने जो से में हमारे इतने से में हम लोग जो है ना, मतलब सब कुछ होने के बावजूद कई बार सोचते हैं कि ये होता वो होता, मतलब चीज़ें लोगों की ख़त्म नहीं होती हैं। जो चाहत है कि मेरे पास ये हो हर आदमी की, लेकिन वो जो सीमित संसाधनों में एक छोटा सा मजदूर, छोटा सा कर्मचारी, जो बहुत सीमित उसकी तनख्वाह होती है, बहुत कम उसकी मजदूरी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरे लोगों को लेके चल रहा है, तो इंस्पायर करता है। सर कोई ऐसे एक ऑफिसर जिन्होंने स्टार्टिंग हो या अभी हो, कभी भी आपको इंस्पायर किया हो?
मतलब जिनको देख के आपको ऐसा लगा हो कि ये कितना अच्छा काम करते हैं या इन्होंने लोगों के लिए कितना अच्छा किया है, ये बहुत इंस्पायरिंग है, तो ऐसा कोई है? अ, मुझे लगता है कि एक अधिकारी में समेट देना तो कहीं से ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा बहुत लंबा जर्नी है जर्नी 25 और 26 ईयर्स 26 हो गया। हो गए। ग्रेट। तो समय समय पे, हाँ, मेरे पहले जो एसपी थे संजय झा सर, जो स्पेशल डीजी होकर रिटायर हुआ, तो शुरुआत में जब हम लोग काम सीखने, मतलब पुलिस में एक तरह से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो उनके साथ उनका तरीका काम करने का और सारी चीज़ें तो इंस्पायर करते थे। फिर बीच बीच में जितने भी ऑफिसर्स मुझे मिले हैं, सभी ने कहीं ना कहीं पर, हर एक अधिकारी की अलग खूबी होती है, और कई ऐसे अधिकारी भी हमें मिले हैं जो कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसमें आपको ये सोचने का मौका मिलता है कि आपको केवल कानून की किताब के नज़रिए से नहीं चलना, आपको लोगों को जोड़ना है। पुलिस एक ऐसा, कई बार पुलिस की इमेज ऐसी होती है कि अगर किसी को पुलिस स्टेशन जाना है तो वो हिचकता है, जो शरीफ आदमी होता है वो हिचकता है, लेकिन हमें उस जो दीवार को है वो उसको हटाना है। अच्छे लोग आप पुलिस से जुड़ें, अच्छे लोगों के साथ पुलिस जुड़े, तब कभी भी ऐसा हार्ड टाइम आता है तब आपको यही अच्छे लोग वहाँ खड़े मिलते हैं। करेक्ट। तो समाज के लिए जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों का साथ आपके साथ होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, जो सामुदायिक पुलिसिंग है, उसके माध्यम से हम जितने भी, चाहे स्टूडेंट हों, प्रोफेसर हों, डॉक्टर्स हों, सीए हों, जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं, बिजनेसमैन हों, इन सब से जब हम जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो हम हमारे बीच में नहीं आ पाती हैं, वो इनके माध्यम से हमें मिलती हैं, और जो हमारी बातें हैं जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हर कम्युनिटी तक हमारी बातें पहुंच जाती हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जो भी चीज़ें की जाएं, और वही एक तरीका है, और कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए ही मुझे डॉक्टरेट भी मिला हुआ है। ओह ग्रेट। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ मिलके, समाज के साथ मिलके इस तरह की चीज़ें। सर लास्ट ईयर ही आपको अवार्ड भी मिला है 25 ईयर कंप्लीट करने पे। हाँ, मुझे उत्कृष्ट अवार्ड जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय का, वाह। वो मिला है। अ, अवार्ड जब भी मिलते हैं तो वो हमेशा आपके कार्य को और एक ऊर्जा देते हैं कि हाँ, आपके कार्य को सराहा जा रहा है। अ, तो ये एक अलग है कि बहुत सारे अलग अलग अवार्ड हमें मिले हैं समय समय पे, अलग अलग सेवा देने के लिए। नक्सलाइट में भी मैंने की, तो वहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम लोग सिंहस्थ में सब लोगों ने जो की है तो सिंहस्थ मेडल मिले। अभी कोरोना काल में भी हम लोगों को अलग से मेडल सभी को दिए गए। अभी सर आने वाला है। हाँ, कुंभ फिर आने वाला है। तो इस तरीके से समय समय पर बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको प्रेरित करते हैं आगे कुछ और अच्छा करने के लिए। हाँ, जैसे अगर आज मैं काम कर रही हूँ तो मेरी थोड़ी बहुत कोई तारीफ़ करेगा तो मुझे और अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मैं और अच्छा करूँगी। बिल्कुल। जी सर। लास्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस इन वन वर्ड, आपकी खुशी एक शब्द में आप कैसे बताना चाहेंगे, मतलब किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है? जैसा मैंने बताया था कि वर्दी पहन के क्या शब्द आपको बताया था, तो दूसरों की मदद करके ही आपको खुशी मिलती है। और खुशी पाने के बहुत बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना लोगों को आप मदद कर पाएंगे, जितना लोगों को ये लगे कि ये कहीं अलग नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारे बीच का नहीं है। हर व्यक्ति को अगर ये लगता है कि हम आपके बीच का है, जितना कम्युनिकेशन आपका हर किसी के साथ, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, बड़ा अधिकारी हो, छोटा हो, आम पब्लिक से कोई आया हो, जितना आप उससे सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, इजी रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी भी सॉल्व होंगी और उसकी भी सॉल्व होंगी। तो मुझे लगता है दूसरों की मदद ही एक ऐसा है जो, तो सर आप स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं या नहीं, आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से स्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पे मुझे जाना जाए। और जब ज़रूरत होती है तो एज ए पुलिस ऑफिसर तो हमको सारी ट्रेनिंग मिली हुई है, जहाँ आवश्यकता होती है कि यहाँ इन्फोर्स करना है और स्ट्रिक्ट होना है, तो उस जगह हम लोग करते हैं। उसके लिए हमें पूरा ट्रेंड किया गया है। लेकिन सामान्य तौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि ये मौके ना आए,
और बातचीत से ही सारी चीज़ें हो जाएं और जो भी हम लोग चाहते हैं वो सब बहुत सरल और सहज तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर हमारी साइड से आपको एक वर्ड दिया जाए तो आप काइंड और हेल्पिंग ऑफिसर। जितना मैंने अभी तक जाना आपको आपकी बातों से कि आप बहुत हेल्पिंग है और आई विश कि आप ऐसे ही सबको हेल्प करते रहो और लोग आपको बहुत दुआएं दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो आपके पास में, क्योंकि आई गेस ब्लेसिंग्स सबसे ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में। देखिए क्या होता है कि कई बार जब हम लोग आते हैं तो आज का ही मैं इंसिडेंट बताऊं। एक पीड़ित थे, वो आए हुए थे हमारे ऑफिस में उनकी फैमिली के साथ, उनकी बच्ची के साथ कोई इंसिडेंट हुआ था। तो मेरी कोशिश ये रहती है चाहे कितना भी करीब व्यक्ति हो, मैं अपने ऑफिस में उसको बैठाता हूँ, पानी पूछता हूँ क्या समस्या है क्या, तो रोने लगे थोड़ा सा। उन्होंने अपनी समस्या बताई, वो चीज़ें कार्रवाई हो रही हैं, तो बोले सर हमें किसी ने अभी तक ऐसा कभी वो नहीं किया या ये नहीं किया, आप हमारे लिए भगवान हैं, इस तरह की चीज़ें लोग मतलब फिर अपने आप को फील होता है कि हम जहाँ बैठे हैं लोग क्या क्या नहीं समझते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। इस गरीब की मदद कौन करेगा, कौन है ना। इस ये कहीं से किसी से आपको फ़ोन नहीं करवा सकता और चीज़ें, तब जाके ये और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमें हाँ इस तरीके से चलना है, लोगों की मदद करना है। और कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स जो ऐसे लोगों से हमें मिलती हैं वही काम करती हैं, वही पॉजिटिव ऑरा बनाती हैं और वही एक आगे चल के एज ए पुलिस के रूप में भी और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में भी आपको इस्टेब्लिश करती हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह से आप जब भी अपना काम करेंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यकीन मानिए कि अब अगर आप लोगों की मदद करेंगे, थोड़े से पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके चारों तरफ बहुत कुछ अच्छा होगा। ग्रेट, आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई और समझाई आज। सो सर, पावर टॉक्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय यहाँ पे मिला हमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप इतने बिजी हैं, हमने देखा इतने दिनों में। सो मुझे बहुत खुशी है। और सर मैं बस इतना पूछना चाहूँगी कि आपको पावर टॉक्स में आके मुझसे बात करके और जो भी चीज़ें हमारे बारे में जान के आपको कैसा लगा, आप थोड़ी सी चीज़ें बताओ। सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी आपके साथ इस शो में आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि और ख़ास तौर पे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप जैसे यूथ के साथ इस तरीके से हम लोग कोई टॉक करें और आपके माध्यम से जितने भी यूथ या जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो जब इन बातों को सुनेंगे समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छी एंकर हैं और बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत पॉजिटिव सोच आप रखती हैं और जिस तरीके से आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ भी बहुत बड़े बड़ी हस्तियाँ आपके शो में आए और इसी तरीके से आप अपना नाम रोशन करें। सर मुझे भी खुशी होगी कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था अपने ये जर्नी का, तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बिकॉज़ हर कोई आज की तारीख में एक्सपीरियंस मांगता है, हर कोई ये कहता है कि आपका काम पिछला क्या है उसके बाद ही, बट आई गेस आपने मुझसे ऐसी कुछ बात ही नहीं की। जस्ट मैंने बोला पॉडकास्ट और आपने बोला बताइए डिटेल एंड हमारा डन हो गया। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे सपोर्ट किया, इवन आप लोग यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। सो बिल्कुल सर, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर आए और मैं चाहूँगी कि मैं आपको भी बहुत ऊंची पोस्ट पे और देखूँ। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। थैंक यू सर। यस सर। सो पावर टॉक्स में आने के लिए आपका धन्यवाद और जल्दी होता है। थैंक यू।